हेलो दोस्तों, ऊपर वाले से यही दुआ है कि हम सबको जो है हैप्पी हेल्दी रखे और इस कोरोना वायरस को जो है पूरे दुनिया से भगाए और जो ये पेंडेमिक जो है पूरे जगह जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो ठीक हो जाए। तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो शुरुआत होती है 1968 से, जब राचेल कार्सन ने अपनी बुक द साइलेंट स्प्रिंग में डीटी के मतलब मिसयूज के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में लिखा और तब से शुरुआत इसकी मानते हैं। हालांकि अगर फादर की बात करें कि फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये निकोल टेस्ला को मानते हैं, जिन्होंने बहुत पहले ये जो सतत विकास के बारे में बात की थी। हालांकि ये कंसेप्ट जो है बाद में जाके पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ। तो किस वर्ष सतत विकास की शुरुआत मानी जाती है? तो 1972 में, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है हुआ था स्टॉकहोम में, तब जो है क्लब ऑफ रोम ने अपने लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट में जिक्र किया था कि मतलब डायरेक्ट तो मेंशन नहीं था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीवर्ड जो है वो मेंशन नहीं था, लेकिन उसके बारे में मेंशन मतलब इनडायरेक्टली मेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफिशियल डेफिनेशन जो है सतत विकास का, ये किस रिपोर्ट में आया? तो ये ब्रेंटलेट रिपोर्ट 1987 में आया। जो हम क्या बोलते हैं कि हमको जो है वर्तमान जो जनरेशन है उसकी नीड्स को पूरा करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज भी बचे। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये सब चीज जो है ऑफिशियली कब डिफाइंड हुआ? ब्रेंटलेट रिपोर्ट 1987 में और आवर कॉमन फ्यूचर करके रिपोर्ट में थी। और हुआ क्या था उस समय? हुआ था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। उस समय ब्रेंटलेट उसके चेयरमैन थे और ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, यानी कि जो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा उसको दंड भी देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट किस संस्था ने दी? तो OECD। कब? 1972 में। और OECD का जो है दोस्तों फाउंडेशन कब हुआ था? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। सतत विकास के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक्शन प्लान कब अपनाया गया? ठीक है, ऑफिशियल डेफिनेशन कब दिया गया? 1987 में। क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास के लिए एक्शन प्लान कब अपनाया गया? तो 1992 में, जो रियो में सबमिट हुआ था, इसको हम UNCED के नाम से यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। यहाँ पे एजेंडा 21 अपनाया गया। तो ये सतत विकास के लिए एक्शन प्लान था। तो देखिए ऑफिशियल डेफिनेशन कब आया? 1987 में। और एक्शन प्लान कब अपनाया गया? 1992 में, एजेंडा 21 के थ्रू। तो आइए फिर से देखते हैं कि जो सतत विकास है इसकी शुरुआत कब हुई। मतलब शुरुआत नहीं, मतलब इसका जिक्र होना कब स्टार्ट हुआ? तो साइलेंट स्प्रिंग में राचेल कार्सन ने डीडीटी के एडवर्स इफेक्ट के बारे में मेंशन किया था। फिर एक पॉपुलेशन बम जो है ऐसा रिपोर्ट भी आया था। और फिर जब 1972 में मतलब इन्वायरमेंट को लेके चिंताएं जो है काफ़ी बढ़ने लगी और UN का बैठक हुआ स्टॉकहोम में, तब क्लब ऑफ रोम में जो अपनी रिपोर्ट है लिमिट टू ग्रोथ, उसमें जिक्र किया था। हालांकि ये टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया था सतत विकास का, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली इसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद किस रिपोर्ट में जो है सतत विकास को अच्छी तरह परिभाषित किया गया कि मतलब हमको रिसोर्सेज का मतलब इस्तेमाल तो करना है वर्तमान जनरेशन के लिए, लेकिन इस प्रकार करना है ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। साथ ही साथ जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, आर्थिक विकास, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ब्रेंटलेट रिपोर्ट 1987 में जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बैठक हुई थी और वहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर करके जो है रिपोर्ट आई थी। उसमें जो है इसके डेफिनेशन को मतलब बताया गया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का सिद्धांत जो है किस संस्था ने दिया? OECD ने 1972 में। और इस संस्था का जो है फाउंडेशन कब हुआ था? 1961 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। इसमें यूरोपियन यूनियन, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज इसके सदस्य हैं। सतत विकास के लिए एक्शन प्लान कब अपनाया गया? 1992 में। और दोस्तों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रियो डिक्लेरेशन है उसमें ही 27 प्रिंसिपल अपनाए गए थे। उसमें प्रिंसिपल नंबर जो
16th है वो पॉल्यूटर प्रिंसिपल से मतलब डील करता है। और कैसे सतत विकास के लिए एक्शन प्लान अपनाया गया था, एजेंडा 21 के थ्रू। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए एजेंडा 21 का संबंध पर्टिकुलरली किस चीज से है, क्लाइमेट चेंज से है, बायोडाइवर्सिटी से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। तो ध्यान रखिएगा सतत विकास से जो है एजेंडा 21 संबंधित है। और रियो डिक्लेरेशन में जो प्रिंसिपल नंबर 3 है वो सतत विकास के बारे में बात करता है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट संस्था का जो है फाउंडेशन 1988 में हुआ, जिसका नाम क्या है, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें 2 संस्था यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर इसका गठन किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से 2, पहला आईपीसीसी का गठन कब हुआ, दूसरा इसका मतलब कौन से 2 संस्था ने मिलकर आईपीसीसी का गठन किया, तो यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ। अगला क्वेश्चन है कि जो रियो समिट जो हुआ था, रियो डिक्लेरेशन अर्थ समिट, तो उसमें कितने प्रिंसिपल अपनाए गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 27। अब यहां पे जो है 2 लोगों का नाम दिया गया है, एजी टेंसली और डब्ल्यूजी रॉसन। इसको आपको जो है ध्यान रखना है। एजी टेंसली ने जो है इकोसिस्टम क्या होता है उसको क्वाइन किया था उस टर्म को, और डब्ल्यूजी रॉसन ने बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये दोनों नाम आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। उसके बाद यूएन ने 2011 से 2020 को किस दशक के रूप में मनाया, तो डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के दशक के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो आईयूसीएन है इसका गठन कब हुआ था और कहां हुआ था। तो आईयूसीएन दोस्तों बहुत ही पुरानी संस्था है जो कि मतलब पर्यावरण संरक्षण और जो विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु उसके संरक्षण के लिए काम करती है। इसका हुआ था गठन 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और आप अक्सर चर्चा में सुनते होंगे कि जो विलुप्त जीव जंतु हैं उनकी एक लिस्ट तैयार होती है, रेड लिस्ट। तो जो वो लिस्ट कौन पब्लिश करता है, आईयूसीएन। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, जिसका पांडा सिंबल है और ये सबसे बड़ा एनजीओ है, मतलब जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसका गठन जो है कब और कहां हुआ था, तो इसका गठन 1961 ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में ही। और ये रिपोर्ट पब्लिश करता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। साथ ही साथ अर्थ आवर आप देखते हैं जो सेलिब्रेट होता है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के इनिशिएटिव पे है। और पिछले साल जो है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने साउथ एशिया में केयर नाम का प्रोजेक्ट चालू किया है। फिर भारत का स्कोर जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कितना रहा, 27.6, और रैंक कितना रहा, 168। जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों कि अब केवल एग्जाम में रैंक नहीं पूछा जा रहा है, साथ ही साथ आपको स्कोर भी जानना जरूरी है। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, में स्कोर है 27.6, रैंक है 168। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से संस्थाएं मिलके जो है ईपीआई रिपोर्ट पब्लिश करती है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान में देखिए कि जो ईपीआई रिपोर्ट है ये बाइनियल है, मतलब हर साल नहीं आती, हर दूसरे साल आती है। मतलब 2018 में आई थी, फिर 2020 में, फिर अब 2022 में आएगी। आरएस कन्वेंशन का संबंध किससे है, ठीक है। तो आरएस कन्वेंशन जो है ये डील करता है इंफॉर्मेशन, सूचना से, और पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर इन्वायरमेंटल मैटर्स। और दोस्तों ध्यान में रहे कि भारत ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत इसमें से किस कन्वेंशन को साइन नहीं किया। ऑप्शन दे देगा आपको, वियना कन्वेंशन दे देगा, रॉटरडैम कन्वेंशन दे देगा, बेसल कन्वेंशन दे देगा। तो इंडिया ने लगभग ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन उसको साइन किया है, लेकिन आदर्श कन्वेंशन को साइन नहीं किया है। तो ध्यान रखना, ये साइन कब हुआ था, 1998 में, और एडॉप्ट कब किया गया था, 2001 में। फिर अब देखिए यहां काफी कंफ्यूजन होता है। जब अर्थ समिट के 10 साल पूरे हुए तो यूएन का वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, कहां, जोहान्सबर्ग में, WSSD। और जब अर्थ समिट के 20 साल पूरे हुए तो आपका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, कब, 2012 में। तो वह यहां स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज जाते हैं। अगर सबमिट पूछेगा, सतत विकास पे सबमिट कब हुआ, तो 2002 जोहान्सबर्ग में। और कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो कॉन्फ्रेंस हुआ आपका 2012 में।
तो दोस्तों यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। आइए फिर से देख लेते हैं रियो डिक्लेरेशन का कौन सा प्रिंसिपल है जो कि सतत विकास से डील करता है। तो प्रिंसिपल नंबर 3। उसके बाद हमने आपको बताया कि आईपीसीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 1988 में बना था। कौन सी दो संस्था मिलकर इसको बनाई थी? यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 1972 जो हमने यहाँ पे बात किया था कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट पे जो बैठक हुई थी स्टॉकहोम में, तो यहीं पे जो है यूएनईपी का गठन हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, क्योंकि ये देखा गया कि यूएन का हर चीज के लिए एक स्पेसिफाइड बॉडी है, एजेंसी है, लेकिन इसके लिए नहीं है। तो फिर यूएनईपी का गठन कब किया गया था? 1972 में। हेडक्वार्टर कहां पर ही है? नैरोबी केन्या में। ध्यान है दोस्तों। चलिए वापस आते हैं। रियो डिक्लेरेशन जो है अर्थ समिट, उसमें कितने प्रिंसिपल को अपनाया गया? 27 प्रिंसिपल को। फिर यहां पे हमने 2 नाम लिखा है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एजी टेंसले, ये इन्होंने इकोसिस्टम टर्म को क्वाइन किया था, और डब्ल्यू.जी. रोशन, ये जो है इन्होंने जैव विविधता। और दोस्तों आपको बताना है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि जो हॉटस्पॉट जो टर्म है ये किसने क्वाइन किया है। इकोसिस्टम को क्वाइन किया है एजी टेंसली ने, डब्ल्यू.जे. रोसन ने क्वाइन किया है आपका बायोडाइवर्सिटी। तो आपको 2 क्वेश्चन मतलब और दिया गया। आपको यह बताना कि भारत में कितने हॉटस्पॉट है, साथ ही साथ हॉटस्पॉट का जो टर्म है किसने क्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, यूएन ने 2011-20 को किस दशक के रूप में मनाने का मतलब किस रूप में मनाया? तो डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों आपको यह भी बताना कि यूएन जो है वो 2021 से 2030 को किस डेकेड के रूप में मतलब मनाने वाला है। आयुष्मान का गठन कब और कहां हुआ? 1948 में, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और एक फेमस रेड लिस्ट जो कि विलुप्त हो रहे जीव जंतु पे आता है, तो वो मतलब रेड लिस्ट कौन जारी करता है? आयुसीएन। विश्व का सबसे बड़ा संगठन जो कि मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, तो वो है WWF। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में, और इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। साथ ही साथ अर्थ आवर सेलिब्रेट करने में इसकी भूमिका अहम है। और पिछले साल जो है केयर करके इसने प्रोग्राम साउथ एशिया में चलाया है। भारत का स्कोर जान लीजिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है? 27.6, और रैंक कितना है? 168। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये भी बताना है कि कौन कौन सी संस्थाएं मिलके जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करती है। आहास कन्वेंशन जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है कन्वेंशन ऑन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना, किससे? पर्यावरण संबंधित। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सेस टू जस्टिस, साइन कब हुआ था? 1998 में, एडॉप्टेड 2001। और एक ऐसा कन्वेंशन है जिसको भारत ने साइन नहीं किया है। बाकी आप कन्वेंशन का नाम लीजिए, आपको भारत उसके साथ जरूर मिलेगा, चाहे वियना कन्वेंशन हो ओजोन प्रोटेक्शन वाला, या मिनीमाटा कन्वेंशन हो मरकरी के मतलब हार्मफुल इफेक्ट को खत्म करने, मतलब मरकरी के यूज को खत्म करने वाला, या फिर आपका रॉटरडम कन्वेंशन हो, बेसल कन्वेंशन हो, सब अपने भारत ने साइन किया है, लेकिन आहाज कन्वेंशन जो है साइन नहीं किया है। अब यहां जो है कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन का जब 10 साल पूरा हुआ तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, WSSD। कहां पे? जोहान्सबर्ग, 2002 में। और जब अर्थ समिट के 20 साल पूरे हुए तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, UNCSD। कहां पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में ही। और दोस्तों ध्यान रखें कि मतलब जब सतत विकास आप पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ आपको पर्यावरण संबंधित इंपॉर्टेंट कन्वेंशन भी देखने हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल भी देखने हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत जबरदस्त तरीके से उसको चार्ट पेपर बना के समझाया है, अर्थ समिट को डिटेल में बताया है, UNFCCC, UNCCD वो सबको भी अच्छे से बताया है। तो आपको उसको जरूर देखना ही देखना दोस्तों, क्योंकि बिना पर्यावरण के प्रोटोकॉल और कन्वेंशन को जाने सतत विकास वाला चीज कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह हमने दिया है, आप उसको
जरूर से देखिए, क्योंकि जो अर्थ समिट है ना वो मतलब सबसे महत्वपूर्ण, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अलग अलग मुद्दों के लिए, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए एक बॉडी बनी, कौन सी, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और उसको क्या काम दिया गया, UNFCCC को काम दिया गया कि आपको ये देखना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, कैसे करना, उसके लिए आप प्रोटोकॉल बनाइए। तो UNFCCC ने ही जो है क्योटो प्रोटोकॉल पहले बनाया, जो 2 बार में चला, हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें जो है विकसित देश के लिए ही टारगेट था, डेवलप कंट्री के लिए ही, और वो भी अमेरिका उसको साइन नहीं किया, और बहुत से जो विकसित देश हैं अमेरिका को देखते हुए उसको साइन नहीं किए। विकासशील देश के लिए कोई टारगेट नहीं था जो कि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। और फिर अब उसके जगह पे क्या आ गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज। तो ये सब जो है जलवायु परिवर्तन के लिए UNFCCC का गठन हुआ, जैव विविधता के लिए जो है आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ, फिर आपका नगोया प्रोटोकॉल, कार्टाजिना प्रोटोकॉल, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से ही है, ठीक है। और फिर आपका सतत विकास के लिए एजेंडा 21, उसके बाद मरुस्थलीकरण रोकने के लिए UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इसीलिए दोस्तों आपको अर्थ समिट जानना बहुत बहुत जरूरी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको जो है वो मिल जाएगा, उसको वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में भारत का जो रैंक है SDG, ठीक है, इंडेक्स में वो कितना रहा, 117। और दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट, अभी हम नीचे चर्चा करेंगे कि नीति आयोग भी जो है 2018 से जो है इंडियन SDG इंडेक्स जारी कर रहा है, उसमें भी देखेंगे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है SDG में क्या परफॉर्मेंस है, 117। उसके बाद देखिए मतलब जो SDG गोल्स हैं वो कब एडॉप्ट किए गए, तो 2015 में यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई थी, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, UNSDS, कहां पे, न्यूयॉर्क में, और वहां पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है अपनाए गए थे। हमने जो ब्रेंटले रिपोर्ट में बात की थी वहां पे बस सतत विकास को डिफाइन किया गया था, SDG को नहीं बात किया गया था दोस्तों। UPSC ने 2015 में ऐसे क्वेश्चन ही पूछ दिया था, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। 2015 में नहीं, 2016 में पूछ दिया था। जैसे कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में बस क्या बात हुई थी, सतत विकास की बात हुई थी, SD की बात हुई थी, सतत विकास लक्ष्यों की बात नहीं हुई थी। सतत विकास लक्ष्यों की बात हुई 2015 में जाके, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ, तो उस समय सतत विकास लक्ष्यों की बात हुई, और वहां पे क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और टोटल 17 गोल और कितने टारगेट, 169 टारगेट। तो ध्यान रखना है कि सतत विकास लक्ष्य की बात कहां पे हुई, 2015 में, और केवल सतत विकास बोलेगा तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट। उसके बाद SDG जो है ये फोर्स में कब आया, 1 जनवरी 2016, और 2030 तक जो है टारगेट पीरियड है। और दोस्तों आपको यह भी जानना है कि जो 17 गोल हैं किस गोल में क्या दिया गया है। जैसे पहला गोल जो है वो बोलता है कि नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को हर फॉर्म में जो है खत्म कर देना है 2030 तक। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं लगता कि हर फॉर्म में खत्म हो जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। दूसरा जो है SDG गोल 2, मतलब नंबर वाइज आपको ध्यान रखना है कि मतलब नो पॉवर्टी, उसमें जो है नो हंगर, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको दिया है। तो अब देखिए, जब गरीबी नहीं होगी, भूखमरी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा हेल्थ होगा। तो SDG जो आपका गोल नंबर 3 है, तो उसमें दिया मतलब गुड हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको जितने भी SDG हैं उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिछले साल जो UPPSS का एग्जाम हुआ है उसमें पूछ लिया था कि लाइफ बिलो वाटर, इसका जिक्र जो है किस SDG में है, तो वो SDG नंबर 14 है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने बात की कि SDG 1 वो क्या बोलता है, नो पॉवर्टी, गरीबी को हर फॉर्म में खत्म करना है।
एसडीजी 2 जो है वो बोलता है नो भूखमरी, नो हंगर। अब जब गरीबी नहीं होगी, जब हंगर नहीं होगा, तो फिर एसडीजी 3 क्या बोलता है कि अच्छा हेल्थ होगा। उसके बाद जब अच्छा हेल्थ होगा तब फिर आप शिक्षा ले पाएंगे, पढ़ेंगे खुद के विकास के लिए। तो जो एसडीजी 4 है तो वो एजुकेशन की बात करता है। अब जब हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, जब शिक्षा आपकी अच्छी होगी, तो फिर आप क्या बात करेंगे, जेंडर इक्वलिटी की। आप जो मेल फीमेल का भेदभाव है उसको आप खत्म कीजिएगा, तो वो आपका एसडीजी 5 है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है मैंने एसडीजी को जो कैसे याद रखना 17 गोल को ये भी बताया है। तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आपको पीटी में भी फायदा करेगा, मेंस में भी फायदा करेगा। पीटी में जैसे मैंने बताया कि पूछ लिया कि हाँ जेंडर इक्वलिटी के बारे में कौन सा एसडीजी गोल में बात किया गया है जी, ठीक है, या फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन अर्थ, ये सब किस एसडीजी में दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान, पीस एंड सिक्योरिटी का जिक्र जो है एसडीजी 16 में किया गया है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपका काम जो है वो आसान बन जाएगा। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझाया उसको। अब देखिए पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ कि मतलब क्योटो प्रोटोकॉल क्यों फेल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उसमें बस जो विकसित देश हैं उनको ही टारगेट दिया गया था, और बहुत से विकसित देश जो है उस टारगेट को लेने से इनकार कर दिए थे। तो फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ कि नहीं, चाहे देश डेवलप्ड है चाहे डेवलपिंग, सबको टारगेट दिया गया, जिसको क्या बोला गया, आईएनडीसी, इंटेंशनली नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट। और हर देश को बोला गया कि आप खुद तय कर लीजिए कि 2030 तक आप मतलब जलवायु परिवर्तन को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप उठाइएगा। तो भारत ने क्या कदम उठाया, मतलब क्या लक्ष्य रखा है। भारत ने तय किया है कि जितना 2005 में वो एमिशन करता है, ग्रीन हाउस एमिशन, उसको 2030 तक 33 से 35% तक कम करेगा। दूसरा, जितना एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका 40% वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बाकी अदर नॉन फोसिल सोर्सेज से करेगा। और तीसरा, ठीक है, अब क्या होता है जनरली हम लोग ये दोनों तो ध्यान में रखते हैं, ये भूल जाते हैं कि एडिशनल कार्बन सिंक तैयार करेगा। जितना ज़्यादा पेड़ पौधा होगा, आप जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधा है वो कार्बन का इस्तेमाल करता है अपने खाने के रूप में। तो जितना ज़्यादा पेड़ पौधा होगा उतना ज़्यादा आपका कार्बन स्टोर करेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन करता है वो कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। तो जितना मतलब इसका क्वांटिटी मतलब मेंटेन रहेगा उतना ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज कम होगा। तो इसकी वजह से इंडिया ने यह भी तय किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट रिकवर करेंगे और कार्बन सिंक बढ़ाएंगे। तो ये इंडिया का 3 मेन टारगेट है, ठीक है, आईएनडीसी में। पूछ लेगा कि बताइए इंडिया जो है अपना जो एमिशन इंटेंसिटी है 2030 तक कितना कम करेगा, 20 से 25, 25 से 30, 33 से 35, 35 से 40। अगर आप पढ़े हैं तो तुरंत टिक कीजिएगा 33 से 35%। पूछ लिया कि बताइए 2030 तक भारत जो है अपना कितना एनर्जी प्रोडक्शन रिन्यूएबल से करेगा, 25%, 30%, 35%, 40%। अगर पढ़े हैं तो 40 मारिएगा, नहीं पढ़े हैं तो तुक्का मारिएगा तो 30 या 35 मार दीजिए, गलत हो जाएगा। और फिर थर्ड वाला है कि कार्बन सिंक कितना करेगा, तो 2.5 से 3 बिलियन टन। अब जैसे मैंने बताया कि नीति आयोग भी जो है 2018 से भारतीय एसडीजी इंडेक्स जारी कर रहा है। तो इसमें भारत का पोजीशन इंप्रूव हुआ है, स्कोर इंप्रूव हुआ है। पहले केवल 57 था, अब मतलब 60 पॉइंट हो गया आउट ऑफ 100। और इसमें जो है नीति आयोग 4 कैटेगरी रखता है, ठीक है, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, ठीक है। तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आप समझ ही सकते हैं किसका होगा, केरला का, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ का है। सबसे खराब परफॉर्मेंस जो है आपका बिहार का है, और अपना जो झारखंड है 53 में है। सबसे नीचे कैटेगरी कौन सा है, एस्पिरेंट, उसके ऊपर कौन सा है, परफॉर्मर। तो झारखंड कौन से कैटेगरी में, परफॉर्मर। परफॉर्मर से ऊपर फ्रंट रनर, फ्रंट रनर से ऊपर अचीवर। तो इसको दोस्तों आप डिटेल में देख लीजिएगा। दिसंबर 2019 में ये मतलब नीति आयोग का ये सेकंड एसडीजी इंडेक्स
आया था। पहला कब आया था? 2018 में। तो फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं भारत का जो रैंक है वो एसडीजी इंडेक्स 2020 में कितना रहा? 117। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाएगा कि जो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक कितना, मतलब स्कोर कितना रहा, तो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहां पे अंतरराष्ट्रीय वाला जो एसडीजी इंडेक्स जारी होता है उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य कब अपनाया गया? 2015 में बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की न्यूयॉर्क में, और वहां पे उसका स्लोगन क्या था दोस्तों? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17, और टारगेट कितने हैं? 169। हमको फोकस रखना है 17 गोल्स पे, ध्यान में रखना है एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, और मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाला, उसको आप जरूर से देखिए। उसके बाद जो एसडीजी है ये कब फोर्स में आया? 1 जनवरी 2016 को। अब बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज में जो क्योटो प्रोटोकॉल में गलती हो गई थी उसको नहीं दोहराया गया। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है बस विकसित देशों को ही टारगेट दिया गया था, और बहुत से विकसित देश जो है वो चूंकि अमेरिका साइन नहीं किया, तो जापान, आपका जो है कनाडा, ये सब जो है रशिया, ये सब बाहर हो गए बाद में। तो फिर जो है अब पेरिस क्लाइमेट चेंज में बोला गया कि सभी देश को टारगेट मिलेगा, चाहे वो आपका डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग हो। तो उसको क्या बोला गया? आईएनडीसी। और टारगेट जो है यूएन नहीं देगा, देश खुद डिसाइड करेगा। तो भारत ने क्या डिसाइड किया कि 2030 तक जितना वो 2005 में एमिशन करता है ग्रीन हाउस गैस का, उसको 33 से 35% कम करेगा। साथ ही साथ 2030 तक नॉन फॉसिल सोर्सेज को जो है रिन्यूएबल एनर्जी को अपना 40% कर देगा, और जो कार्बन सिंक है वो कितना बढ़ाएगा? 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आई है 2021 में, उसमें बोला गया है कि भारत को $2.64 ट्रिलियन जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो 2030 तक जो है वो लक्ष्यों को, एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अब देखिए, मैंने बात किया था स्टार्टिंग में क्या कि ये जो रैंक है इंडिया का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एसडीजी रिपोर्ट जारी होती है उसकी है। अब यहां पे 2018 से नीति आयोग भी जो है एसडीजी इंडेक्स इंडियन लेवल पे जो है जारी करता है भारत के स्तर पे। उसमें भारत का स्कोर जो है 2018 में 57 था, अब 60 हो गया है। कितने कैटेगरी होते हैं? 4 कैटेगरी। कौन कौन से? एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। और झारखंड सबसे पुअर परफॉर्मर कौन है? बिहार, 50 स्कोर है उसका, और झारखंड का कितना स्कोर है? 53 परफॉर्मर कैटेगरी में है। अब यहां बात कीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांसेस है कि भारत का टारगेट कितना है। 40% तो है, लेकिन कितना टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का? तो 175 गीगावाट, और 2030 तक कितना है? 450 गीगावाट। और भारत इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देश के स्तर पे बहुत सारी पहल कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ, CDRI हो गया, और भी बहुत सारी चीजें भारत कर रहा है। अब चलिए, भारत ने जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव को ठीक करने के लिए सबसे पहली पहल जो है बड़े पैमाने पे 2008 में की। कौन सी? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर 8 मिशन है, जिसमें आपका नेशनल सोलर मिशन आता है, नेशनल मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी आता है, नेशनल ग्रीन मिशन आता है, फिर मतलब एग्रीकल्चर के लिए आता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर हिमालयन सिस्टम के लिए आता है, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? 10। अब देखिए, 2015 में भारत ने क्या फ्रांस के साथ मिलकर स्टार्ट किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और 2019 में भारत ने जो है बहुत से कंट्रीज के साथ मिलकर और यूएन एजेंसी के साथ मिलकर क्या चालू किया? कोalition फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI की शुरुआत की है। तो कब हुई ये? 2019 में। कहां हुई? कि यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था सितंबर 2019 में। कहां पे? न्यूयॉर्क।
तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, CDRI की जो शुरुआत कब हुई? 2019 में। दूसरा क्वेश्चन, UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में कहां हुआ? न्यूयॉर्क में। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, टाइलर प्राइज, जिसको कि पर्यावरण का मतलब नोबेल पुरस्कार मानते हैं, किसको दिया गया? तो पवन सुखदेव जी को और ग्रेचन सी डेली को। तो पवन सुखदेव जो है ये भारतीय एम्बेसडर है UNEP में, और इनको ग्रीन इकोनॉमी का पायनियर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि UNEP ने 2008 से 10 में एक लैंडमार्क इनिशिएटिव किया था, TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, उसको पवन सुखदेव जी ने हेड किया था। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, इनको तो टाइलर प्राइज मिला है वो। दूसरा, आपको पूछ लिया कि पायनियर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी के रूप में किसको जानते हैं? पवन सुखदेव। या TEEB से कौन संबंधित है? तो 3 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आइए, जो यूरोपियन यूनियन है वो मानव अधिकार अवार्ड देता है, जिसको सखारोव प्राइज बोलते हैं। तो 2020 में किसको मिला? बेलारूस ऑपोजिशन को। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 2021 फरवरी में भारत में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ किस पे? जेंडर इक्वालिटी पे। कहां पे? कोझिकोड, केरला में। और दोस्तों आप बताइए कौन सा SDG गोल है जो कि जेंडर इक्वालिटी में बात करता है? तो गोल नंबर 5। और जो गोल नंबर 10 है वो इनइक्वालिटी को घटाने का बात करता है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो ऐसे जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों ध्यान में रहेगा। उसके बाद देखिए 2019 में UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजस्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो कन्वेंशन है उसकी 14वीं बैठक जो है ग्रेटर नोएडा में हुई थी। फिर 2020 फरवरी में जो है CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज यानी कि प्रवासी जीव जंतु के संरक्षण के लिए बॉन कन्वेंशन है, उसकी 13वीं बैठक कहां पे हुई? गांधीनगर में। और उसका मतलब मास्कॉट क्या था? गिब्बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और जैसे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2015 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन किया फ्रांस के साथ मिलके। हेडक्वार्टर कहां है? गुरुग्राम। और अभी उसके मतलब डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? चेयरमैन कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, तो डॉक्टर अजय माथुर अध्यक्ष बने हैं। लगभग 75 कंट्री जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है जुड़ गई है दोस्तों। तो फिर से देख लेते हैं, भारत का जो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है, लक्ष्य 2022 में कितना है? 175 गीगावाट। और 2030 तक कितना है? 450 गीगावाट। फिर भारत ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज कब चालू किया था? 2008 में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि झारखंड में एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कितने मिशन है? इंडिया के स्तर पे 8 मिशन है। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन हो गया, नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी हो गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन हो गया। ये सब जो है आपका 8 मिशन में है। अब 2021 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, उसमें इंडिया का रैंक कितना है? 10। उसके बाद 2015 में इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मतलब गठन किया। और 2019 में CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट री इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ देगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो वहां पे ये सब जिक्र करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हो गया, फिर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया, वो भी इंडिया ने अडॉप्ट किया है, फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन हो गया, उसके बाद CDRI हो गया। तो ये सब चीज दोस्तों आपको इस सब चीज का जिक्र करना है। तो आपको बताना है UN क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ कब था? 2019 में। कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। फिर टाइलर प्राइज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइलर प्राइज 2020 किसको दिया गया? और इसको जो है पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के बराबर मानते हैं, तो पवन सुखदेव और ग्रेचा सी डेली को दिया गया। पवन सुखदेव जो है चूंकि ये इंडियन एम्बेसडर UNEP में है, आपको और भी इनके बारे में जानना जरूरी है। इनको पायनियर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी मानते हैं और ये
यूएनईपी का एक लैंडमार्क इनिशिएटिव था टीईबी, मतलब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, उसको इन्होंने हेड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये ह्यूमन राइट अवार्ड से संबंधित है। यूरोपियन यूनियन जो है हर साल ह्यूमन राइट अवार्ड जारी करता है, जिसको क्या बोलते हैं, साखारोव प्राइज। तो 2020 किसको दिया गया, बेलारूस के ऑपोजिशन को। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी 2021 कहां पे हुआ, कोझिकोड केरला में। और मैंने आपको क्या बताया कि जैसे एसडीजी जो गोल्स है 1 से लेकर 17, वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपका काम आसान बन जाएगा। जैसे एसडीजी गोल 1 क्या बोलता है, नो पॉवर्टी, ठीक है। 17 गोल है ना जी, तो पहला गोल क्या बोलता है, नो पॉवर्टी, गरीबी को हर फॉर्म में खत्म करना है। दूसरा बोलता है नो हंगर, अब जब गरीबी नहीं होगी, हंगर नहीं होगा, तो तीसरा गोल क्या है, गुड हेल्थ, मतलब हेल्थ फॉर ऑल, अच्छा हेल्थ की बात करता है। अब जब खाने को मिल गया, गरीबी नहीं है, हेल्थ हो गया, तो अब इंसान क्या सोचेगा कि अब हम थोड़ा अपना विकास करें। तो विकास का माध्यम क्या है, शिक्षा है। तो जो एसडीजी गोल 4 है वो किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अब जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप पढ़ लिख गए, तो आपको समझ में आएगा कि मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं है, सबको भगवान ने बनाया, सब बराबर है। तो फिर जेंडर इक्वलिटी की बात होगी एसडीजी गोल नंबर 5 में। तो ऐसे ऐसे करके मैंने समझाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है दोस्तों, उसको आप जरूर से देखिए और उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि मैंने बताया ही कि यूपी पीसीएस के पीटी एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको गोल को ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई, एक तो 2019 में यूएनसीसीडी COP14 ग्रेटर नोएडा में, ये मरुस्थलीकरण रोकने के लिए, और उसके बाद प्रवासी जीव जंतु को बचाने के लिए बॉन कन्वेंशन। तो उसका 13वां बैठक जो है COP13 कहां पे हुआ, गांधीनगर में। इसके अलावा जैसे मैंने बात की, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुरुग्राम में, और इसके चेयरमैन कौन बने हैं, डॉक्टर अजय माथुर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दोनों वीडियो के लिंक दिए गए हैं दोस्तों, उसको आप जरूर से देखिए, ठीक है। तब जाके जो है आपका सतत विकास वाला चीज कंप्लीट होगा, और मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए, अब ब्रेक हो चुका है, फिर से जो है पढ़ाई के फॉर्म में आना है। जैसे आप 18 तारीख तक मेहनत कर रहे थे, उसी तरह पूरे जोश से जो है दोस्तों मेहनत करना है, क्योंकि कंपटीशन अब और टफ होगा। क्यों, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं अच्छे से की थी, वो भी अब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो रिदम है उसको पूरा मतलब बरकरार रखना है, और अपना एकदम बेस्ट देना है। जो अभी तक नहीं किए वो करना है दोस्तों, और फाइनल सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। धन्यवाद।